नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। धार्मिक तौर पर पाप और सार्वजनिक जीवन में कांड दोनों की परिभाषा एक जैसी ही होती है। लोग पाप भी छिपाते हैं और कांड भी। पिछले 1 महीने से चीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कम्युनिस्ट चीन में धर्म तो है नहीं, इसीलिए वहां के विदेश मंत्री चिंगांग का लापता होना पाप तो नहीं हो सकता। चिंगांग के लापता होने से करीब 2 महीने पहले चीन की एक मशहूर टीवी शो होस्ट अमेरिका चली गई। पहले दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिखा, लेकिन अब इसका कनेक्शन दिखाई देने लगा है। जब किसी दिग्गज नेता का किसी महिला के साथ छिपा हुआ कनेक्शन बेपर्दा होता है तो क्या होता है, इसी पर है हमारी ये स्पेशल टेली सीरीज स्कैंडल द एमरस पॉलिटिक्स, जिसके पहले एपिसोड में देखिए बेआबरू द इनडिसेंट फॉल। दिसंबर 1792, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अमेरिका के पहले वित्त मंत्री, जिनकी जिंदगी में एक महिला आई और अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया। अमेरिका के संस्थापकों में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन जांच एजेंसियों के कटघरे में थे। उस दिन से उनकी मौत के दिन तक ये सवाल उनका पीछा करता रहा कि उनके साथ क्या हुआ, कोई साजिश या स्कैंडल। जुलाई 1961, MI5 हेडक्वार्टर, लंदन। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को उस दिन लंदन के एक नामी कलाकार ने खबर दी कि ब्रिटेन के युद्ध मंत्री जॉन प्रोफुमा एक 19 साल की हसीना के जाल में फंस गए हैं। क्या था वो जाल? 46 साल के मंत्री का लव अफेयर या इंटरनेशनल स्कैंडल, जिसमें ब्रिटिश मंत्री प्रोफुमो की कुर्सी और इज्जत दोनों चली गई। अमेरिका में हैमिल्टन और ब्रिटेन में जॉन प्रोफुमो के साथ जो हुआ, उससे कई गुना ज्यादा सनसनीखेज कहानी चीन में लिखी जा रही थी। 25 जुलाई 2023, बीजिंग, चीन। चीन गांग, जिन्हें 30 दिसंबर 2022 को शी जिनपिंग ने ही चीन का सबसे कम उम्र का विदेश मंत्री बनाया था, और सिर्फ 7 महीने बाद ही बर्खास्त भी कर दिया। विदेश मंत्री को बर्खास्त करने की वजह नहीं बताई गई। शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि चीन की सरकार जो छिपाना चाहती थी, उससे चीन के लोग बीते 1 महीने से सोशल मीडिया पर चटखारे लेकर पूछ रहे थे कि विदेश मंत्री चिन गांग का फू शियाओटियान के साथ रिश्ता क्या है। 20 मार्च 2022, चीन का दूतावास, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। फू शियाओटियान चीन और हांगकांग से चलने वाले फीनिक्स टेलीविजन की मशहूर एंकर फू अपने शो टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स के लिए चिन गांग का इंटरव्यू कर रही थी। चिन गांग तब अमेरिका में चीन के राजदूत हुआ करते थे। फू शियाओटियान के साथ गांग का ये पहला इंटरव्यू था और फीनिक्स टेलीविजन पर फू शियाओटियान का आखिरी एपिसोड, क्योंकि चिन गांग का इंटरव्यू करने के बाद वो टीवी स्क्रीन से लापता हो गई। नवंबर में पता चला कि फू शियाओटियान ने बेटे को जन्म दिया है। फू शियाओटियान और चिन गांग के अफेयर की कानाफूसी इसी के बाद शुरू हुई। 40 साल की फू की शादी नहीं हुई है और उनके किसी बॉयफ्रेंड के बारे में भी कोई नहीं जानता। वहीं 57 साल के चिन गांग शादीशुदा
और एक बेटे के बाप हैं। लेकिन उनकी पत्नी और बेटे के बारे में चीन में भी किसी को कुछ नहीं पता। चिन गांग के साथ अपने रिश्तों की चर्चा को चिंगारी भी फू शियाओटियान ने ही दिखाई। 11 अप्रैल 2023 फू शियाओटियान का ये आखिरी ट्वीट था जिसमें उन्होंने 3 तस्वीरें पोस्ट की। पहली तस्वीर एक प्राइवेट जेट की थी जिसके बारे में फू ने लिखा कि आखिरी बार वो इस विमान में अकेले लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी की उड़ान भर रही थी। दूसरी तस्वीर चिन गांग के साथ उनके इंटरव्यू की थी जिसके बारे में फू ने लिखा कि खुशी और गम एक साथ आया क्योंकि ये टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स में उनका आखिरी इंटरव्यू था। तीसरी तस्वीर फू शियाओटियान की अपने बेटे के साथ थी। उन्होंने बताया कि वो इस बार अपने बेटे एरकिन के साथ लॉस एंजलिस से उड़ान भर रही है। 18 जून 2023 बीजिंग, चीन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीजिंग के दौरे पर थे। चिन गांग के साथ उनकी मुलाकात में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद चिन गांग लापता हो गए। चीन के विदेश मंत्री की हैसियत से उनके सभी कार्यक्रम रद्द होते चले गए तो चीन में सोशल मीडिया पर खुलेआम चर्चा होने लगी कि कहीं चिन गांग किसी स्कैंडल में तो नहीं फंस गए। चिन गांग कोई मामूली डिप्लोमैट नहीं थे। वो चीन के विदेश मंत्री थे और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ताकतवर स्टेट काउंसिल के सदस्य भी उन्हें मार्च 2023 में बनाया गया था। आमतौर पर ऐसी हस्तियों की सोशल मीडिया पर चर्चा हो तो चीन की सरकार उसे सेंसर कर देती है, लेकिन फू शियाओटियान और चिन गांग के अफेयर की चर्चा को चलने दिया गया। 11 जुलाई 2023 बीजिंग, चीन। विदेश मंत्री चिन गांग स्वास्थ्य कारणों से विदेश मंत्रियों की इस बैठक में शामिल होने में असमर्थ हैं। इस बयान के बाद भी चिन गांग और फू शियाओटियान के अफेयर की चर्चा बंद नहीं हुई, बल्कि उसमें यह बात भी शामिल हो गई कि कहीं फू शियाओटियान अमेरिका या यूरोप की जासूस तो नहीं। फू शियाओटियान को अमेरिका या यूरोप का जासूस बताने की वजह भी समझ लीजिए। फू शियाओटियान ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चर्चिल कॉलेज से एमफिल की डिग्री लेने के बाद 2014 में फीनिक्स टेलीविजन पर टॉक शो की एंकरिंग शुरू की, लेकिन उनकी शोहरत का सिलसिला 2 साल बाद शुरू हुआ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और चीन के साथ अमेरिका का टैरिफ वॉर छिड़ने के बाद 2016 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फू शियाओटियान को सम्मानित किया और चर्चिल कॉलेज में उनके नाम से एक गार्डन बना दिया। इसके अगले साल यानी 2017 में इटली की सरकार ने फू शियाओटियान को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया। साल 2000 में फू शियाओटियान को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के समारोह में इसलिए बुलाया गया ताकि उनके हाथों से विजेता को पुरस्कार दिलाया जा सके। चीन के किसी पत्रकार पर अमेरिका और यूरोप इतने मेहरबान हो तो शक लाजमी है कि कहीं शियाओटियान विदेशी एजेंट तो नहीं बन गई। चिन गांग को बर्खास्त करने के बाद आम चर्चा यही है कि फू शियाओटियान के साथ उनका कोई स्कैंडल चल रहा था। हालांकि चीन में किसी शादीशुदा महिला या पुरुष का दूसरे के साथ अफेयर अपराध नहीं है, इसलिए जो लोग चीन का सिस्टम समझते हैं वो मान चुके हैं कि मामला सिर्फ सेक्स स्कैंडल का नहीं होगा, उसके साथ भ्रष्टाचार या बड़ी साजिश का खेल भी चल रहा होगा। चीन में ऐसा पहले भी होता रहा है। वहां कोई बड़ा नेता या अफसर अचानक लापता होता है तो कुछ महीने बाद मालूम होता है कि वो करप्ट था, इसलिए चुपचाप जेल पहुंचा दिया गया। किसी नेता का अफेयर और सेक्स स्कैंडल, इसे पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर ही माना जाता है, क्योंकि एक बार बदनाम होने के बाद बड़े बड़े नेताओं का करियर खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में तो राष्ट्रपतियों के अफेयर की कहानियां भरी पड़ी हैं। वहां तो व्हाइट हाउस में सेक्स स्कैंडल भी सिर्फ माफी मांगने भर से खत्म हो गया। अमेरिका की राजनीति में यह बदलाव उस घटना के बाद आया जिसने 232 साल पहले अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया था।
देखिए अमेरिका की वही 232 साल पुरानी कहानी, दिल लगी, लॉस्ट इन लस्ट। तीन मार्च 1791, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। अमेरिका में लोकतंत्र अभी पालने में ही था। पहली बार जनता के वोट से चुने गए राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन सरकारी कर्ज के बढ़ते बोझ से परेशान थे। विदेशी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी अधिकतम सीमा तक बढ़ाई जा चुकी थी। ऐसे में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने नायाब तरीका अपनाया। उन्होंने अमेरिका में बनने वाली विस्की पर टैक्स लगा दिया। अमेरिका में घरेलू उत्पाद पर लगने वाला यह पहला टैक्स था जिस पर किसानों ने बवाल मचा दिया। शराब पर जन विद्रोह अभी चल ही रहा था कि अमेरिकी वित्त मंत्री हैमिल्टन के गले में एक और हड्डी अटक गई। जुलाई 1791, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। अमेरिकी वित्त मंत्री हैमिल्टन के घर 23 साल की एक शादीशुदा महिला पहुंची, जिसकी कहानी सुनकर हैमिल्टन का दिल पिघल गया। मारिया रेनॉल्ड्स नाम की महिला का दावा था कि उसके पति ने उसे त्याग दिया है, इसलिए वो आर्थिक मदद मांगने आई है। और फिर सिलसिला चल निकला। अलेक्जेंडर हैमिल्टन मदद करने के नाम पर उस महिला के घर जाने लगे। दोनों की दिल्लगी शुरू हो गई, जो असल में एक स्कैंडल था। अमेरिका के वित्त मंत्री को सेक्स कांड में फंसाकर ब्लैकमेल करने का स्कैंडल, जिसमें मारिया रेनॉल्ड्स के साथ उसका पति जेम्स भी शामिल था। मारिया के साथ अपने अफेयर को छिपाने के लिए 1.5 साल तक हैमिल्टन पैसे देकर जेम्स का मुंह बंद करते रहे। लेकिन जल्द ही यह राज अमेरिका की राजनीति में भूचाल बनकर सामने आ गया। मार्च 1791 में एक मामले में गिरफ्तारी के बाद मारिया के पति जेम्स ने हैमिल्टन के खिलाफ पर्चे छपवा दिए, जिसमें शादीशुदा हैमिल्टन और मारिया के अवैध संबंधों का कच्चा चिट्ठा था। अमेरिका की राजनीति में हैमिल्टन के विरोधी थॉमस जेफरसन, जेम्स मनरो और फ्रेडरिक मोलेनबर्ग जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। 15 दिसंबर 1792, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। उन दिनों अमेरिका की राजधानी और संसद फिलाडेल्फिया में थी, जहां हैमिल्टन और मारिया स्कैंडल की जांच के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई। तब तक यह बात साफ हो चुकी थी कि हैमिल्टन ने मारिया के साथ अपने संबंधों को छिपाने के लिए उसके पति को $1300 दिए हैं, जो हैमिल्टन की सालाना कमाई का 1/3 था। हैमिल्टन को जांच कमेटी के सामने साबित करना पड़ा कि सेक्सटॉर्शन की ये रकम उन्होंने सरकारी खजाने से नहीं दी है। जांच में हैमिल्टन को बरी कर दिया गया, लेकिन इस स्कैंडल के बाद उनका सियासी करियर खत्म हो गया, जबकि स्कैंडल को मुद्दा बनाने वाले थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका के इतिहास में यह पहला और सबसे मशहूर सेक्स स्कैंडल था, जिसका अमेरिका की राजनीति पर बेहद गहरा असर हुआ। अपने ऊपर लगे इल्जाम की वकालत हैमिल्टन ने इतने जोरदार ढंग से की कि लोग कंफ्यूज हो गए कि हैमिल्टन दोषी थे या पीड़ित। हैमिल्टन की उपलब्धियों के आगे उन पर लगा ये दाग अमेरिका ने भुला दिया। इस घटना से अमेरिका के नेताओं को अंदाजा भी हो गया कि आने वाले समय में कोई भी हैमिल्टन की तरफ फंस सकता है। लिहाजा अमेरिका की राजनीति में अवैध संबंधों को नजरअंदाज करने का चलन शुरू हो गया। अमेरिका के लोगों ने भी मान लिया कि हैमिल्टन की तरह अगर कोई निजी जीवन में किसी से अफेयर करता है, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता, तो कोई बात नहीं। इसी सोच का नतीजा है कि अमेरिका की राजनीति में जॉन एफ कैनेडी से लेकर लिंडन बी जॉनसन और बिल क्लिंटन तक अवैध संबंधों के लिए बदनाम तो हुए, लेकिन उनके सार्वजनिक चीन में किसी शादीशुदा इंसान का अगर किसी से अफेयर हो तो इसे अपराध नहीं माना जाता। वैसे भी चीन में डेमोक्रेसी तो है नहीं कि नेता की इमेज खराब होगी तो पार्टी के वोट कट जाएंगे। फिर भी वहां अगर अफेयर की चर्चा के बीच विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए तो कुछ तो वजह जरूर होगी।
फिलहाल शी जिनपिंग की सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इस खामोशी के पीछे चीन के लोगों को 10 साल पुराना स्कैंडल याद आ रहा है। चीन में सत्ता के बंद गलियारों में साजिश की एक सनसनीखेज कहानी। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड हथियार, डांस ऑफ वेंजेंस। 1 सितंबर 2012, बीजिंग, चीन। चीन में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सबको मालूम था कि राष्ट्रपति हू जिनताओ की जगह शी जिनपिंग ही कुर्सी पर बैठेंगे, जिन्हें हू जिनताओ ने साल 2007 में चीन का उपराष्ट्रपति बनाया था। सबकी निगाहें शी जिनपिंग पर थीं, जो अचानक अपने सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द करके लापता हो चुके थे। सबका ध्यान शी जिनपिंग को ढूंढने में था, जबकि उसी दौरान चीन में एक बड़ा खेल शुरू हो चुका था। नौ फरवरी 2012, चेंगतू, सिचुआन, चीन। चीन के चोंगचिन महानगर के पूर्व डिप्टी मेयर और पुलिस चीफ वांग लिजुन ने चेंगदू में अमेरिकी कॉन्सुलेट के अधिकारियों से मुलाकात की। चोंगचिन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी और गवर्नर बो शिलाई हुआ करते थे, जिन्होंने 4 दिन पहले ही लिजुन को पुलिस चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया था। लिजुन का आरोप था कि बो शिलाई की बीवी गू कैलाई ने एक ब्रिटिश कारोबारी नील हेवुड की हत्या की है और बो शिलाई उस केस को दबाना चाहते हैं। लिजुन अमेरिका में शरण चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर में जिस वक्त शी जिनपिंग लापता थे, उसी दौरान चोंगचिन के पूर्व पुलिस चीफ वांग लिजुन को भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये चोंगचिन के ताकतवर नेता बो शिलाई के बुरे दिनों की शुरुआत थी, जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था। 28 अक्टूबर 2012, बीजिंग, चीन। एक तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग को अगला राष्ट्रपति बनाने की रस्म निभा रही थी, तो उसी समय शी जिनपिंग के सबसे बड़े विरोधी बो शिलाई को पार्टी से बर्खास्त करने पर मुहर भी लगा दी गई। बो शिलाई को भ्रष्टाचार से दौलत कमाने और सरकारी पैसे के गोलमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी गू कैलाई को ब्रिटिश कारोबारी नील हेवुड की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। चोंगचिन, बीजिंग, शंघाई और तियानजिन के बाद चौथा सबसे बड़ा महानगर है। उसी चोंगचिन के सबसे कद्दावर नेता बो शिलाई की गिरफ्तारी को वहां के लोग राजनीतिक साजिश मान रहे थे। मार्च 2012 से ही चीन में ये चर्चा थी कि अगर बो शिलाई को शी जिनपिंग ने मिटाने की कोशिश की, तो बो शिलाई के समर्थक विद्रोह कर सकते हैं। बो शिलाई की गिरफ्तारी के बाद ये खतरा और बढ़ गया, जिससे निपटने की तैयारी शी जिनपिंग पहले ही कर चुके थे। नवंबर 2012, चोंगचिन, चीन। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सेक्स वीडियो तेजी से वायरल होना शुरू हुआ। ये वीडियो चोंगचिन के एक बड़े पुलिस अफसर ली झेंगफू का था, जिसमें वो 18 साल की लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा था। वायरल वीडियो की जांच के बाद शी जिनपिंग सरकार ने दावा किया कि चोंगचिन में बो शिलाई की नाक के नीचे एक बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा था। चोंगचिन में बो शिलाई के वफादार 2 दर्जन अधिकारी सेक्स ब्राइबरी यानी घूस के रूप में सेक्स की डिमांड कर रहे थे। जून 2013 में मुख्य आरोपी ली झेंगफू को 13 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस सेक्स स्कैंडल के बाद बो शिलाई के प्रति लोगों की सहानुभूति खत्म होती गई। बो शिलाई को चीन की मीडिया ने चीन का खलनायक घोषित कर दिया। 22 सितंबर 2013 को बो शिलाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उनकी बीवी गू कैलाई को अगस्त 2012 में ही सस्पेंडेड डेथ
यानी निलंबित मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। वो शिलाई पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में कितनी सच्चाई थी, उनके करीबी अधिकारियों पर सेक्स स्कैंडल का मामला क्या था, ये पहेली अब तक नहीं सुलझी है। सेक्स स्कैंडल में फंसे लोगों का दावा था कि ये सिर्फ लव अफेयर था, जिसे राजनीतिक वजह से सेक्स स्कैंडल बनाकर पेश किया गया। ये ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल करके शी जिनपिंग ने वो शिलाई को खत्म किया और चीन पर एक छत्र राज करने का रास्ता भी साफ कर लिया। कोई खूबसूरत लड़की अगर किसी ताकतवर नेता की ओर आकर्षित होती है तो जरूरी नहीं कि यह सामान्य अफेयर ही हो, यह एक हनी ट्रैप भी हो सकता है। यह सबक दुनिया भर के नेताओं को 60 साल पहले ब्रिटेन से मिला। क्यों राजनीति में किसी नेता या मंत्री का अफेयर गुनाह माना जाता है, यह समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड बवंडर, बिविच्ड बाय ब्यूटी। 8-9 जुलाई 1961, क्लाइवडन, लंदन। क्रिस्टीन कीलर 19 साल के ब्रिटिश मॉडल क्लाइवडन के आलीशान स्प्रिंग कॉटेज की उस रंगीन महफिल में थी जहां ब्रिटेन और दूसरे देशों के हाई प्रोफाइल मेहमान मौजूद थे। ब्रिटेन के वॉर मिनिस्टर जॉन प्रोफूमो अपनी एक्ट्रेस पत्नी वैलेरी हॉब्सन के साथ उस पार्टी में आए थे। कॉटेज की स्विमिंग पूल में जलपरी की तरह तैर रही क्रिस्टीन कीलर को देखकर ब्रिटेन के मंत्री प्रोफूमो ठिठक गए। पार्टी के मेजबानों में शामिल लंदन के चित्रकार और हड्डियों के डॉक्टर स्टीफन वॉट ने प्रोफूमो को क्रिस्टीन कीलर से इंट्रोड्यूस करवाया। उसी पार्टी में सोवियत दूतावास के अधिकारी कैप्टन येवगेनी इवानोव भी थे। अगले 2 दिन तक क्रिस्टीन कीलर कभी मंत्री प्रोफूमो तो कभी येवगेनी इवानोव के इर्द गिर्द मंडराती रही। 12 जुलाई 1961, MI5 हेडक्वार्टर, लंदन। येवगेनी इवानोव के बारे में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को मालूम था कि वो KGB का जासूस है। पार्टी में इवानोव और प्रोफूमो की मुलाकात भी हुई थी। किसी मुसीबत से बचने के लिए स्टीफन वॉट ने यह जानकारी MI5 के अधिकारियों तक पहुंचा दी। मामला ब्रिटेन के वॉर मिनिस्टर से जुड़ा था, लिहाजा MI5 ने सरकार को रिपोर्ट दी। जांच हुई, मंत्री से जवाब तलब हुआ और फिर सब कुछ शांत दिखने लगा। मंत्री प्रोफूमो भी निश्चिंत होकर क्रिस्टीन कीलर के साथ मौज मस्ती में जुट गए। अगले कुछ महीनों तक प्रोफूमो और कीलर का अफेयर जारी रहा। आने वाले बड़े तूफान से बेखबर जॉन प्रोफूमो इस मॉडल के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहे। जुलाई 1962, युद्ध मंत्री प्रोफूमो और मॉडल क्रिस्टीन कीलर के अफेयर की चर्चा ब्रिटेन के टैब्लॉइड अखबारों में गॉसिप के तौर पर शुरू हुई, जो बहुत जल्द ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल में तब्दील हो गई। इस खुलासे ने ब्रिटेन की राजनीति में खलबली मचा दी कि इस अफेयर में 2 नहीं बल्कि अनगिनत किरदार हैं। शुरुआत एक सेक्स ट्रायंगल से हुई। मालूम हुआ कि क्रिस्टीन कीलर का एक साथ प्रोफूमो और रूसी जासूस येवगेनी इवानोव के साथ अफेयर चल रहा है। मंत्री प्रोफूमो का अफेयर क्रिस्टीन कीलर के साथ साथ उसकी दोस्त मैंडी राइस डेविस के साथ भी चल रहा है। कीलर और मैंडी का कनेक्शन स्टीफन वॉट से है, जो ऐसी लड़कियों के लिए दलाली करता है। इन खुलासों से लंदन से लेकर मॉस्को तक हलचल तेज हो गई। 22 जनवरी 1963, लंदन में प्रोफूमो अफेयर की जांच अभी गुपचुप ढंग से चल ही रही थी। तभी सोवियत संघ ने लंदन दूतावास में तैनात कैप्टन येवगेनी इवानोव को मॉस्को वापस बुला लिया। इसके 2 महीने बाद मार्च 1963 में मंत्री प्रोफूमो की ब्रिटिश संसद के सामने पेशी हुई, जहां उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया। जबकि पूरे ब्रिटेन में ये चर्चा आम थी कि क्रिस्टीन कीलर को मोहरा बनाकर रूसी जासूस इवानोव ने प्रोफूमो को हनी ट्रैप किया था। इसी बीच 18 अप्रैल 1963 को क्रिस्टीन कीलर पर एक शख्स ने हमला किया, जिसकी जांच के दौरान प्रोफूमो और स्टीफन वॉट के खिलाफ चौंकाने वाले सबूत मिले। साफ था कि स्टीफन वॉट एक सेक्स रैकेट चला रहा था और वो इवानोव के साथ मिलकर ब्रिटेन के नेताओं और
रसूखदार लोगों को हनी ट्रैप कर रहा था। बड़े स्कैंडल में बुरी तरह फंस चुके मंत्री प्रोफुमो ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से एक दिन पहले वो कबूल कर चुके थे कि उन्होंने कीलर और इवानोव के बारे में अब तक झूठ बोला था। विपक्षी दलों का दबाव बढ़ा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने खराब सेहत का हवाला देते हुए 18 अक्टूबर 1963 को इस्तीफा दे दिया। इसके साल भर बाद 1964 में हुए ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में मैकमिलन की कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरह हार मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रोफुमो का स्कैंडल ही था। प्रोफुमो का राजनीतिक करियर 1963 में हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन कीमत सिर्फ प्रोफुमो ने नहीं चुकाई। इस स्कैंडल के सूत्रधार माने गए स्टीफन वॉर्ड ने मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही 3 अगस्त 1963 को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। दिसंबर 1963 में क्रिस्टीन कीलर को शपथ लेकर अदालत में झूठ बोलने के आरोप में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। वो सजा काटकर जब जेल से बाहर निकली तो सड़कों पर उसे धिक्कारने के लिए लोगों की भीड़ खड़ी थी। स्कैंडल का हिंदी में अर्थ होता है कांड। ऐसी कोई हरकत जिससे समाज में बदनामी हो और जनाक्रोश पैदा होने का डर हो। इटली में 1990 के दशक में एक ऐसे नेता की एंट्री हुई जिसने स्कैंडल का मतलब ही बदल दिया। उनके अफेयर खुलेआम थे और रंगीन मिजाजी भी, लेकिन उसी चक्कर में एक स्कैंडल उनके साथ भी जुड़ गया। एक बेहद शक्तिशाली नेता के गले की हड्डी बनी उसी घटना पर देखिए हमारी टेली सीरीज का एपिसोड हंगामा, द अगली एंड। चार अप्रैल 2009, काल, जर्मनी। जर्मनी में नेटो का शिखर सम्मेलन था। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मार्केल रेड कारपेट बिछाकर खड़ी थी। तय समय पर इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की कार आकर रुकी। बर्लुस्कोनी मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी से बाहर निकले और पीछे चले गए। करीब 1 मिनट तक एंजेला मार्केल खिसियाई से इंतजार करती रही और बर्लुस्कोनी फोन पर लगे रहे। उन्होंने ना तो कूटनीतिक शिष्टाचार का लिहाज किया और ना ही इस बात का कि उनकी मेजबान 55 साल की एक महिला राजनेता है। ये इटली के पीएम बर्लुस्कोनी की बददिमागी का नमूना था। रंगीन मिजाज अरबपति से नेता बने बर्लुस्कोनी साल 2008 में तीसरी बार इटली के प्रधानमंत्री चुने गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप से घिरकर भी वो बेपरवाह थे, क्योंकि इटली की जनता उनकी सरेआम बदतमीजियों को देखकर भी उन्हें वोट दे रही थी। बर्लुस्कोनी मान चुके थे कि उनका नाम किसी स्कैंडल में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी रंगीन मिजाजी, उनकी अय्याशी सब कुछ खुलेआम थी। 7 नवंबर 2010, रोम, इटली। बर्लुस्कोनी की रंग मिजाजी का एक सनसनीखेज अध्याय उस दिन दुनिया के सामने आया। इटली की एक महिला पत्रकार ने बताया कि 74 साल के प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी की पार्टियों में एक साथ कम से कम 20 निर्वस्त्र लड़कियां मौजूद रहती हैं, जिसे बर्लुस्कोनी बुंगा बुंगा पार्टी कहते हैं। बुंगा बुंगा पार्टियों में क्या क्या होता है, ये टीवी पर बताने के लिए कोई शब्द अमेरिका और यूरोप के पत्रकार भी नहीं ढूंढ पाए। बुंगा बुंगा पार्टी से बर्लुस्कोनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, लेकिन साल 2011 में ऐसी ही एक पार्टी बर्लुस्कोनी की जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल में बदल गई। इटली की मीडिया और विपक्ष का आरोप था कि बर्लुस्कोनी की बुंगा बुंगा पार्टी में मोरक्को की एक 16 साल की लड़की को पैसे देकर बुलाया गया। रूबी नाम की उस लड़की को बर्लुस्कोनी ने नाबालिग वेश्या के तौर पर बुलाया था, जो इटली के कानून के हिसाब से अपराध था। इस मामले में बर्लुस्कोनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जांच हुई और अदालत ने उन्हें
दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुना दी। बर्लुस्कोनी इससे 2 साल पहले ही बहुमत गंवा चुके थे। पीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद उन्होंने नाबालिग लड़की को पैसे देकर जिस्मानी संबंध बनाने के आरोपों पर सफाई देनी शुरू की। उनकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि रूबी नाम की वो लड़की उनसे प्यार करती थी। खुद रूबी ने भी यही बयान दिया। रूबी स्कैंडल में बर्लुस्कोनी साल 2015 में मिलान हाईकोर्ट से बरी हो गए, लेकिन इसके बाद इटली की राजनीति में वो पहले वाला रुतबा वापस नहीं पा सके। हरियाणा के दिग्गज नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। राजनीति में बड़े काम का मंत्र है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। वहां लोकलाज सिर्फ जनता के लिए है। पाकिस्तान में अगर कोई महिला प्रेम करे तो उसे बदचलन बताकर मार दिया जाता है, लेकिन नेताओं को खुली छूट है। पाकिस्तान में रेप जैसे संगीन आरोप भी नेताओं के आगे कैसे दम तोड़ देते हैं, देखिए हमारा ये एपिसोड बदनाम, एथिक्स अंडर सीज। 6 जून 2020, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। लगभग पूरी दुनिया जिस वक्त कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन थी, उसी दौरान पाकिस्तान में एक बड़े स्कैंडल का पिटारा खुल गया। वीडियो ब्लॉगर के तौर पर पाकिस्तान में सेलिब्रिटी बन चुकी अमेरिकी महिला सिंथिया रिची का दावा था कि मई 2011 में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री रहमान मलिक ने उनके साथ रेप किया। सिंथिया का कहना था कि रहमान मलिक ने वीजा रिन्यू कराने में मदद के लिए बुलाया था। इस स्कैंडल में रहमान मलिक के साथ पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी भी लपेटे में आए। सिंथिया का दावा था कि गिलानी ने उसके साथ मारपीट की। मामला एक विदेशी महिला से रेप का था, जिस पर सफाई देने के बजाय पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी धमकी देने लगे। उन्होंने सिंथिया के रेप के आरोपों पर यह कहकर पलटवार किया कि सिंथिया ने बेनजीर भुट्टो के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट क्यों किया। पाकिस्तान मीडिया का रवैया भी इस मामले में हैरत अंगेज था। उसके निशाने पर सिंथिया ही थी। सिंथिया ने रहमान मलिक के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज कराया, जो लोअर कोर्ट से खारिज हो गया और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 11 सितंबर 2020, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सिंथिया को न्याय तो नहीं मिला। हाँ, 11 महीने बाद ये खबर जरूर आई कि सिंथिया ने रहमान मलिक के खिलाफ रेप का केस वापस ले लिया है। हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पूर्व गृह मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगाने के बावजूद सिंथिया को पाकिस्तान से डिपोर्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक वहां पूर्व पीएम इमरान खान के सेक्स स्कैंडल वाले ऑडियो टेप सामने आने लगे थे। आपको हैरानी होगी कि इतने घिनौने आरोपों के बावजूद ना तो रहमान मलिक का कुछ बिगड़ा और ना ही इमरान की सेहत पर कोई फर्क पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वहां के लोगों को इसकी आदत 1960 के ही दशक में पड़ गई थी। पाकिस्तान के पहले तानाशाह जनरल अयूब खान के जमाने से ही ये चलन शुरू हो गया कि पाकिस्तान में जिसके पास सत्ता है उसे अफेयर करने का पूरा हक है।